जो 40 क्वेश्चन नंबर 40 है। When a person involved in solving mathematical problem, the waves recorded in the electroencephalogram EEG में जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी वेव्स आ रही होती है। तो जब स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है जी, मैथमेटिक्स करते हुए पता नहीं कौन सी वेव्स आ रही होगी, इसका हम इससे क्या ताल्लुक है जी, इसका आपसे ताल्लुक है। जब आप मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो आप अवेक होते हैं, आपकी आईज ओपन होती है, आपकी आईज ओपन होती है। और जब आईज ओपन होती हैं तो आईज ओपन में आपकी जो जब अलर्ट होते हैं, एक्टिव अलर्ट मेंटल कंसंट्रेशन किसी चीज पे की होती है तो आपको बीटा वेव्स आ रही होती है। तो देखिए उसने इस ये फर्स्ट एड ने उसको लिख दिया है। तो अब ये है कि यानी कि पेशेंट जब एक्टिव अलर्ट होता है तो फिर कौन सी वेव्स आती है, तो वो बीटा वेव्स होती है। तो अवेक ओपन आई के साथ। तो जब आप तो बीटा वेव्स आ रही होती है जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो बीटा वेव्स आती हैं। जब आप अवेक होते हैं तो अवेक से और आई क्लोज होती है तो अल्फा वेव्स आ रही होती हैं। और फिर है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप की स्टेजेस होती हैं, स्टेज N1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसमें जो स्टेज 1 है इसमें आपने देखना है कि इसमें कौन सी वेव्स आती है, थीटा वेव्स आती हैं जी। फिर स्टेज 2 है, इसमें क्या चीज आती है ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है जो फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में। अभी मैं बस टू द पॉइंट बात करूंगा। ये डीपर स्लीप होती है और इसमें ब्रुक्सिज्म होता है कि आप टूथ ग्राइंडिंग जगाली नहीं करते, ग्राइंड करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि N2 सेकंड, ये N2 मतलब सेकंड, सेकंड से स्लीप स्पिंडल, सेकंड स्पीड स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो सेकंड स्टेज में स्लीप होती है, स्पिंडल आते हैं, स्पिंडल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके बाद है N3 स्टेज। जो N3 स्टेज है वो डीपेस्ट रेम स्लीप होती है और ये सबसे डीप स्लीप होती है। और इसमें नाइट टेरर आते हैं। तो नाइट टेरर को और बेड वेटिंग, रात को बच्चे जो यूरिन कर देते हैं वो बेड वेटिंग किस स्टेज में होती है, N3 में होती है। और इसमें डेल्टा वेव आती है। तो डीप स्लीप, डीप सबसे डीप स्लीप होती है, उसमें डेल्टा वेव आती है। सेकंड स्टेज ऑफ स्लीप में स्पिंडल 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 स्लीप स्पिंडल कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। और जो उसकी जो 1 होती है, 1 में 1 टॉप पे है ना, 1 टॉप पे, टॉप 1 है तो थीटा वेव टॉप पे, टॉप थीटा वेव आती है। तो N1 में N1 टॉप है, नंबर 1 है तो थीटा वेव आएगी। उसके बाद है आपकी रेम स्लीप। रेम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब आप सुबह उठ लेते हैं ना तो आप तो ख्वाबें आ रही होती है, आप जितना मर्जी सो ले। अगर आप 10 घंटे सो लेना तो 10 घंटे में जो एंड वाला 2-3 घंटे होते हैं उसमें आपको आपकी आंखें खुली होती हैं और आपको ख्वाबें आ रही होती हैं। तो जो ड्रीम्स आते हैं वो और इसमें बीटा वेव्स होती है कि आप उठ तो चुके होते हैं लेकिन आप फिर भी नुस्ती पड़ी होती है और आप उठने को दिल नहीं कर रहा होता, तो वो बीटा वेव यानी कि आप उठ चुके होते हैं। तो जब आप उठ चुके होते हैं मतलब ये कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है कि आप रात को सोते हैं तो डीप स्लीप के बाद जब सुबह का वक्त होता है तो उस वक्त आप रेम स्लीप में होते हैं कि 4-5 घंटे सोने के बाद आपकी रेम स्लीप आ जाती है जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। वो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी जल्दी जाग आ जाती है और ख्वाब बहुत आते हैं। और फिर कहते हैं जो सुबह के वक्त ख्वाब आते हैं वो सच्चे होते हैं वो रेम स्लीप में ख्वाब आ रहे होते हैं और लोग उसको सच्चा कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो ख्वाब ज्यादा आते हैं ये रेम स्लीप में आते हैं, ड्रीम्स रेम स्लीप में ज्यादा आते हैं। और इसमें बीटा वेव्स होती है और बीटा वेव जब आप उठते हैं अवेक होते हैं तो उस वक्त भी बीटा वेव्स होती है। तो इधर भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, बीटा से ब्रेन काम कर रहा है। और रेम स्लीप में भी आप सोच रहे होते हैं, जो सोचते हैं वही ख्वाब आ जाते हैं, तो इधर भी ब्रेन काम करता है। बीटा स्लीप तो रेम स्लीप में भी बीटा वेव्स आती हैं और जब आप बड़े कंसंट्रेटेड होते हैं तो फिर भी ब्रेन काम करता है तो उसमें बीटा वेव्स आती है। तो ब्रेन काम जहाँ कर रहा है तो वो उसमें बीटा वेव्स आ रही है, मैथमेटिक्स में ब्रेन काम कर रहा है। जब रेम स्लीप है तो आपकी आई मूवमेंट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है तो उसमें भी आपकी बीटा वेव्स आ रही है। उसमें भी ब्रेन ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा यूज कर रहा है। बाकी रह गई एक जो है वो आप आई तो क्लोज की हुई है लेकिन हैं आप एक्टिव, आई क्लोज की हुई है, आई तो क्लोज है आप एक्टिव। तो एक्टिव अल्फा से होता है, ए से एक्टिव होता है।
तो एक्टिव जो है, एक्टिव, तो अवेक है मगर आई क्लोज की हुई है, तो एक्टिव है मगर एक्टिंग कर रहे हैं, आईज क्लोज है मगर जाग रहे हैं। आप इसलिए करते हैं ना, मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन सोए हुए नहीं होते, एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग से अल्फा। तो जब आप एक्टिंग करते हैं, आंखें बंद करते हैं और सोने का बहाना लगा रहे होते हैं कि मुझे तो सोया हुआ हूँ, तो उस वक्त आपकी अल्फा वेव होती है। एक्टिंग करने वाली वेव अल्फा वेव है, ब्रेन वर्क करने वाली वेव बीटा वेव है। रेम स्लीप में ब्रेन काम कर रहा है तो आपकी बीटा वेव्स है। टॉप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जो टॉप पे है उसमें थीटा वेव्स है। जो सेकंड स्टेज है उसमें सेकंड सीन से सेकंड सीन से स्लीप स्पिंडल के कॉम्प्लेक्स, और जो डी एम थ्री डीप स्टेज है तो उसमें डेल्टा वेव्स आती है। आई होप कि अब आपको ये याद रहेगी। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको आपने कर लेना है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, तो इस तरह आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें इस टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम यूएसएमएलई के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफसीपीएस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएलई के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रैपिड आई मोड में स्लीप होती है उसमें ड्रीम्स नाइट मेयर बहुत ज्यादा होते हैं, ड्रीमिंग होती है। तो इसलिए जब आप सुबह के वक्त उठते हैं तो आपको ज्यादा वो आती है, ख्वाबें ज्यादा आती है। फिर एक और में, ये जो हर 90 मिनट के बाद आपको रेम स्लीप का एक साइकिल आता है। उसके बाद है ये बहुत इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब लोग एल्डरली हो जाते हैं तो रेम स्लीप टाइम कम हो जाता है, N3 भी कम हो जाता है, उनकी डीप स्लीप कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं जल्दी जाग आ जाती है, रात को जल्दी उठ पड़ते हैं। तो क्योंकि उनकी N3, वो बुरे लोगों में N3 डीप स्लीप जो है डेल्टा वेव, डीप स्लीप डेल्टा वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ है, उनमें कम हो जाती है। एक बात ये, तो दूसरी बात है डिप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यूएसएमएलई का, कि डिप्रेशन में क्या, स्लीप में क्या चीज आती है। तो डिप्रेशन में रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है, रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है, मगर नींद जल्दी आती है, लेटेंसी कम हो जाती है। लेटेंसी कहते हैं आप बिस्तर पे लेटे और आपको नींद आ गई, तो जब वो बिस्तर पे लेटते, जब आप पढ़ने लगते हैं, अब जब आपका एग्जाम करीब आता है, आप डिप्रेशन में होते हैं, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपकी नींद ऐसे आ जाती है बड़ी जल्दी, मगर फिर नींद आती भी नहीं है, क्योंकि आप रैम स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप नहीं आती। पढ़ने लगते हैं तो आंखें बंद होती है, लेटेंसी कम है। तो डिप्रेशन में लेटेंसी कम हो जाती है, लेटेंसी रैम लेटेंसी कम हो जाती है, मगर रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है। वो नींद जो कि सुपरफिशियल होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है, उसकी लेटेंसी कम हो जाती है, और साथ सही वाली नींद कम आती है, तो आपकी N3 भी कम हो जाती है। तो एन जो उसकी डीप स्लीप है, डीप स्लीप कम हो जाती है, सॉरी, डीप स्लीप कम हो जाएगी, ठीक है, लेटेंसी भी कम हो जाएगी, पढ़ना शुरू कर लेगा तो नींद आ जाएगी, मगर जो नींद आएगी वो सही नहीं आएगी, रैम स्लीप ज्यादा हो जाएगी, रैम स्लीप ज्यादा हो जाएगी। इधर मैं थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा इस्लामी हवाले से एक चीज बताऊंगा, वो है इस्तिखारा। जो लोग इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा क्या होता है? इस्तिखारा कहते हैं अल्लाह से मशवरा करना कि ए अल्लाह, मुझे नहीं पता कि ये काम मेरे लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है, तू जानता है कि बेहतर क्या है, जो बेहतर है उसको मेरे मुकद्दर में कर दे। ये अल्लाह से मशवरा होता है, इसको हम कहते हैं इस्तिखारा, इसको हम कहते हैं इस्तिखारा करना। कि आप कोई काम करने लगे और आपको नहीं पता कि मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, तो आप अल्लाह से मशवरा करते हैं कि या अल्लाह जो बेहतर है उसे मेरे मुकद्दर में कर दे। इसको किस तरह किया जाता है? इसमें दो नफल पढ़े जाते हैं, और दो नफल पढ़ने के बाद अल्लाह से मांगा जाता है कि या अल्लाह क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और इस्तिखारा की फजीलत क्या है? इस्तिखारा की फजीलत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मशवरा नहीं करता बड़ा यानी कि घाटे में रहने वाला है, नुकसान में रहने वाला है, जो अल्लाह से मशवरा नहीं करता, यानी कि जो इस्तिखारा नहीं करता। लेकिन जो इस्तिखारा का हमारे सिस्टम में गलत कंसेप्ट है, वो ये है कि जब इस्तिखारा करते हैं तो इस्तिखारा में जब आप सोते हैं तो आपको ख्वाब आती है और फिर आपको बताया जाता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। और फिर होता यह है कि जो भी पर्सन को जो भी ख्वाब आ जाए, वो रेम स्लीप में सोया हुआ था, इस
वो रेम स्लीप में था और रेम स्लीप में ड्रीमिंग ज्यादा होती है, तो वो जो सोचता है उसको उसका ख्वाब आते हैं, तो वो इस्तिखारा करने के बाद सोता है और फिर उसको जो भी ख्वाब आ जाता है वो समझता है कि ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से। देखें, ये जो ख्वाब का कंसेप्ट है ना इस्तिखारा में, ये इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से मशवरा करना कि अल्लाह जो बेहतर है वो मेरे मुकद्दर में कर दे। इस्तिखारा का ये मतलब हरगज नहीं है कि अल्लाह आपको दिखाए कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपने जब भी इस्तिखारा करना है उस वक्त अल्लाह से दुआ करनी है जो मेरे लिए बेहतर है। और सिर्फ एक यानी ख्वाब में कुछ आ गया तो उसको लेके बैठ नहीं जाना कि भाई अब मैंने यही करना है। अपने दुआ करनी है अल्लाह से, और जो उस फील्ड में जो आपके माहिर हैं जो के गाइडलाइन देते हैं उनसे मशवरा करना है, और फिर अपना डिसीजन लेना है। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। इस्तिखारा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप दो रात नमाज नफल पढ़ते हैं, बहुत आसान है, लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लोग पैसे देते हैं और मौलवियों से इस्तिखारे करवाते हैं, ये सारे गलत तरीके। ओनली एक तरीका है जो दुरुस्त है हदीस के मुताबिक, वो ये है कि आपने दो नफल पढ़ने, दो नफल पढ़ने के बाद उसके बाद दुआ करनी है। अगर तो वो दुआ आपको अरबी में आती है ओके ठीक है, अगर नहीं भी आती तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, ये काम अगर ये काम मैं नहीं जानता मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, या अल्लाह तू जानता है कि मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, अगर मेरे लिए बेहतर है तो मेरे मुकद्दर में कर दे, और अगर मेरे लिए मेरी फैमिली के लिहाज से, मेरी ज़ात के लिहाज से, मेरे मुआश के लिहाज से मेरे लिए बेहतर है तो मेरे मुकद्दर में कर दे। अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे और इसको मुझसे दूर कर दे। ये दुआ होती है जो आपने मांगनी होती है। अगर आपको वो आती हो तो ठीक है, अगर ना आती हो तो कोई बात नहीं है, वो आप नेट से भी देख सकते हैं। तो ये होता है इस्तिखारा। फिर इस्तिखारा के बाद आपको ख्वाब आना जरूरी नहीं होता कि ख्वाब आएगा। ख्वाब आपको ये रेम इसमें भी आ सकते हैं, जो कि वैसे रेम स्लीम में वो ख्वाब आएगा और आप उसको इस्तिखारा वाला ख्वाब समझेंगे। इस्तिखारा का ओनली मतलब ये है कि आपने अल्लाह से दुआ कर दी, अब अल्लाह ये करेगा कि अल्लाह आपसे वो डिसाइड करवाएगा जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह आपका जो माइंड है वो उस तरफ फेर देगा, उस तरफ माइल कर देगा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए ख्वाब पे नहीं रहते। जो हमारे नजदीक कंसेप्ट है कि ख्वाब आएगा, वो रेड कलर आ जाएगा तो फिर ये होगा, ग्रीन आ जाएगा तो फिर ये होगा, तो वो फिर रेम स्लीप वाली ख्वाबें जो है ना, ये ड्रीमिंग जो होती है, इसको वो अल्लाह की तरफ से लेके बैठे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक ये बात कि इस्तिखारा खुद करना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए, और दूसरी ये बात कि सिर्फ ख्वाब पे आपने रिलाई नहीं करना, आपने अल्लाह से दुआ करनी है और उसके बाद जो आपके सीनियर हैं उनसे मशवरा करना है, और जो काम डिसाइड हो वो कर लेना है। वो आपके लिए बेहतर होगा, उसमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और मुश्किल नहीं है, दो नफल और उसके बाद दुआ। तो चलें जी, ये रैम शरीफ के साथ ये स्लीप के साथ इस्तिखारा हो गया। और उसके बाद अच्छा, एक एक एंड पे ये बात, जो लोग इस्तिखारा का ये मतलब भी नहीं है कि आप सिर्फ 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, 7 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, नहीं, इस्तिखारा आप करते रहते हैं। इस्तिखारा आप करते रहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में इस्तिखारा करते हैं वो कभी भी उनको नुकसान नहीं होते। और मैं भी जब भी कोई काम करना होता है मैं भी इस्तिखारा करता हूँ, और कोई भी काम करना हो जिसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, मैं 2 नफल पढ़ के अल्लाह से मांग लेता हूँ। तो इसलिए आपका भी ये होना चाहिए, जो काम भी कंफ्यूजन हो उसको 2 नफल पढ़े, अल्लाह से मांग लिया, ये इस्तिखारा आपका हो गया। और आप इस्तिखारा करते रहा करें, ये नहीं कि 7 दिन किया, 5 दिन किया, नहीं, आप उसको करते रहें जब तक आपका काम नहीं होता। खासतौर पे लोग इसको शादियों के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए करते रहे, और फिर इंशाल्लाह एंड वाले दिन सारे लोग उस तरफ माइल हो जाएंगे, आपकी फैमिली और आप, जो आपके हक में बेहतर होगा। तो ये माइल होना अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह सेटिस्फाई कर दे आपको कि ये मेरे लिए बेहतर है। आपको ख्वाब आ जाए और आपका दिल उस तरफ हो ही ना, और आप ख्वाब के पीछे चल रहे हो, तो इस्तिखारा का मतलब है दिल का माइल होना, आपका जहन माइल हो जाना। फिर है आपका 41 MCQ। जो 41 MCQ है वो है, a 10-year-old boy presented with 3 days history of the severe diarrhea। सीवियर डायरिया के साथ एक पेशेंट आया है, वो 10 ईयर का है।
हिज आर्टियल ब्लड गैस रिपोर्ट शोज, उसकी एबीजीज करवाई हैं और एबीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आया है। तो कहता है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जब डायरिया होता है तो समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को डायरिया हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर किसी को, और ये क्यों होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि डायरिया में बाइकार्बोनेट लॉस होते हैं, बाइकार्बोनेट लॉस होते हैं। और अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ऊपर आ गया, वोमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, और डायरिया में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होता है कि एसिड लॉस होता है, जो एसिड बन रहा था इधर वो लॉस हो रहा है। तो एसिड लॉस होने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है वोमिटिंग के में। और अगर किसी को डायरिया है तो फिर तो लार्ज अमाउंट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डायरिया में लॉस होते हैं, जिसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो ये देखने, ये कोलोन में एंड ये सेल ऑफ द कोलोन, ये कोलोन है, और कोलोन में ये देखें कि आप डायरिया में स्टूल में आपके बाइकार्बोनेट लॉस हो रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट लॉस होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। फिर है a 40-year-old man, a 25-year-old man who was put on anti-tuberculosis therapy developed acute painful swelling of the right big toe after 2 weeks. It is more likely due to the side effect. More likely due to the side effect of. तो कहते हैं एक पर्सन है, वो टीबी की ड्रग्स ले रहा है, और अब उसको जो बिग टो है उसे गाउट हो गया, बिग टो पेनफुल स्वेलिंग हो गई है बिग टो पे। तो बताएं ये बिग टो में गाउट में आपकी बिग टो की पेनफुल स्वेलिंग होती है, लेकिन वो टीबी की ड्रग्स ले रहा था। तो कौन सी ड्रग का ये साइड इफेक्ट है कि वो हाइपरयूरिसीमिया करवा दे, यानी कि हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा करवा दे। तो जो आपकी पायरासिनामाइड है, पायरासिनामाइड ये वो ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है हाइपरयूरिसीमिया। तो जो पायरासिनामाइड है, ये कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट है जो बहुत अहम है। जो पायरासिनामाइड है उसका जो साइड इफेक्ट है, देखें एथेम्बियोटोल, ये भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, और पायरासिनामाइड, इनका जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है हाइपरयूरिसीमिया पायरासिनामाइड का। और जो एथेम्बियोटोल का है वो है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये बस इसमें याद करनी है, एथेम्बियोटोल में आई से एथेम्बियोटोल, और इसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। और पायरासिनामाइड जो है उसमें हाइपरयूरिसीमिया होता है और गाउट हो जाता है। और जो आपकी रिफेम्पिन है उसमें ऑरेंज यूरिन हो जाता है, रिफेम्पिन उसमें ऑरेंज यूरिन ऑरेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और जो आपकी आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। किसी को अगर कहते हैं लेटेंट टीबी में, वो टीबी जो एक्सप्रेस नहीं की हुई, जो उसमें लेटेंट टीबी के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो लेटेंट टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस है आइसोनियाजिड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आइसोनियाजिड लेटेंट टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस है। आइसोनियाजिड जो लोग लेते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन B6 की, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, नमनेस होगी। तो जो पर्सन भी आइसोनियाजिड ले रहे हैं उसको आपने विटामिन B6 खुद से देना होता है, क्योंकि आइसोनियाजिड से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आइसोनियाजिड ड्रग, एक ये बात याद रखनी है कि लेटेंट टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस है, और आइसोनियाजिड ड्रग लेने से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और फिर आपने जब भी टीबी की ड्रग ले रहे हो तो आइसोनियाजिड के साथ आपने इसको देना है, और ये इसको याद करना है आप। उसके बाद है a 60-year-old girl developed acute anaphylactic reaction with hypotension, बीपी ड्रॉप करके हाइपोटेंशन और एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ। क्यों? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, और उसको ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। बीपी ड्रॉप कर गया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। आफ्टर इंजेक्शन, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद उसका बीपी ड्रॉप कर गया है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो गई है। तो ये इसका मतलब है उसको उससे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन हुआ है, जिससे एनाफिलेक्टिक शॉक में चला गया। तो एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि ये आपकी मासल होते हैं और इनके ऊपर आईजीई एंटीबॉडी लगी होती है, ये आईजीई है।
और आई जब आप पेंसिलिन लेते हैं तो पेंसिलिन इनके ऊपर आके लग जाती है, मास्ट सेल के ऊपर, और मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह होती है। हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ये हिस्टामिन जो है ये आपकी वेजोडाइलेशन करवाती है और बीपी ड्रॉप हो जाता है वेजोडाइलेशन होने से। ये हिस्टामिन आपके ब्रोंकोस्पैज्म करवाती है जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। और ये हिस्टामिन जो है स्किन के ऊपर जो है प्रोराइटिस काज करती है और अर्टिकेरिया हो जाता है। तो ये है अगर ये कोई पर्सन कोई चीज भी ले, कोई मेडिसिन ले जिससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए और उसका बीपी ड्रॉप कर जाए और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए और स्किन पे प्रोराइटिस हो रही हो, इसका मतलब है उसे एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, वो पर्सन शॉक में चला गया। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है एनाफिलेक्टिक शॉक। तो एनाफिलेक्टिक शॉक की जो ड्रग चॉइस है वो क्या है, वो एड्रेनालिन है, यानी कि एपिनेफ्रीन है। तो एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन एक ही बात है, एक चीज के नेम है। तो ये उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफिलेक्टिक शॉक। ये मैं जल्दी में करवाया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से एमसीक्यू आएंगे, उसको अच्छी तरह करना है। और फर्स्ट एड में हमने इसको जितनी भी टाइप्स हैं वो डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है लेक्चर।